हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे ये जो प्रोग्राम दिया गया था और इसका आउटपुट मांग रहे थे, तो हमने देखा था कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो ये भी एक आउटपुट मांग रहे हैं, इसी तरह का प्रोग्राम दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ये इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। इंटीजर बी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। यानी बी में क्या कौन से नंबर यूज होने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर्स, होल नंबर्स जिसे बोलते हैं, काउंटेबल नंबर्स। ठीक है, फिर एक और डिक्लेरेशन में ये सारे वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं, डिक्लेयर किए गए हैं, ए सी डी ई एंड एफ, और उसका डेटा टाइप रखा है फ्लोट। इट मीन्स कि उसकी जो डेटा होगी वो क्या है, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यूज होती हैं। जिस तरह ये वैल्यू है 14.84, ठीक है, जिसमें पॉइंट यूज होता है, जो राउंड ऑफ नंबर्स नहीं होती, जो जिसमें फ्रैक्शन पार्ट होता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज होता है, उनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी वेरिएबल्स भी डिक्लेयर की गई हैं और ये भी यूज करने जा रहे हैं। तो इंटीजर और फ्लोट दो किस्म का डेटा हमारे पास है। बी हमारे पास इंटीजर है और बाकी सब जो है वो फ्लोट डेटा टाइप है। अभी इनको वैल्यूज असाइन की गई हैं। ए जो वेरिएबल डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, और उसका डेटा टाइप है फ्लोट, तो उसको वैल्यू क्या असाइन हुई है, 14.84। यानी ए की वैल्यू क्या है, 14.84, और बी की वैल्यू जो हमारे पास कौन सा नंबर है, जो कि इंटीजर डेटा टाइप है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज असाइन हो सकती है। बी इज इक्वल टू 7, यानी बी को 7 वैल्यू असाइन कर दी गई। जबकि सी का एक इक्वेशन बनाया गया है, एक्सप्रेशन में लिखा है कि a माइनस बी, ए की जो भी वैल्यू होगी उससे बी माइनस करोगे तो वो असाइन होगी किसको, सी को। ठीक है, यानी अभी सी की वैल्यू क्या बनती है, 14.84 माइनस 7 इज इक्वल टू 7.84। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 7.84 बनती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जब ये देखेगा तो प्रिंट एफ है, तो प्रिंट एफ का फंक्शन क्या है कि वो स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए यूज होता है। स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है जो कि किस काम के लिए, यानी न्यू लाइन में इसको प्रिंट करने के लिए। सी इज इक्वल टू लिखा है, सी इज इक्वल टू और परसेंट एफ लिखा है। तो परसेंट एफ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, सी वेरिएबल के लिए। तो सी वेरिएबल में जो भी डेटा पड़ा है वो यहाँ पे वो परसेंट एफ उसको फॉर्मेट चेक करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये कैसे प्रिंट होगा, सी इज इक्वल टू परसेंट एफ सी, सी की वैल्यू हमारे पास 7.84 आ गई, तो 7.84 उसने प्रिंट कर दी। ठीक है, 0.84 इसलिए कि परसेंट एफ ने उसका फॉर्मेट चेक किया और वो उसको मिला कि वो एक फ्लोट वैल्यू है, जाहिर बात है। तो जब फ्लोट वैल्यू उसको मिल गई और उसने फॉर्मेट चेक किया सही है, तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले प्रिंट एफ का वो रिजल्ट आ गया, आउटपुट आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा तो d इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b लिखा है। d एक और वेरिएबल इसने डिक्लेयर किया था, d उसको यूज कर रहे हैं अभी, d इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b। तो a की वैल्यू हमारे पास 14.84 है और b की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो a डिवाइड बाई b हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 14.84 डिवाइड बाई 7,
मीन्स 2.84। 7 1s are 7 और 7 2s are 14। 2.84 डी की वैल्यू आ जाएगी। अभी डी में 2.84 वैल्यू स्टोर है। प्रिंट एफ अपना फंक्शन दिखाएगा और ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा स्लैश एन, यानी यहाँ से शुरू नहीं करेगा, यहाँ पे शुरू करेगा नेक्स्ट लाइन से, और इस तरह लिखेगा। क्या लिखा है अंदर, डी, स्मॉल डी लिखा है, इज इक्वल टू लिखा है, और परसेंट एफ जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और किसकी वैल्यू चेक कर रहा है, डी की वैल्यू। तो डी में जो कुछ भी वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे परसेंट एफ की जगह पे प्रिंट हो जाएगी। तो डी में क्या वैल्यू स्टोर है, डी में 2.84 वैल्यू स्टोर है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 2.84। ये यहाँ तक हमारा आउटपुट निकला। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा तो ये क्या है, e इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 3। ई भी एक वेरिएबल इसने डिक्लेयर किया है और अभी यूज कर रहे हैं इसको। तो ई की वैल्यू क्या होगी, ए को माइनस करेगा बी से और फिर मल्टीप्लाई करेगा 3, यानी इसको उन्हीं प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है हमारा, जो कल हमने पढ़ा था, उस रूल के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है, और कंप्यूटर भी उसको ऐसे ही सॉल्व करता है। ए की वैल्यू हमारे पास है 14.84, माइनस बी की क्या वैल्यू है, 7 है, और मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको इवोलुएट करके जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वो ई को असाइन हो जाएगी। तो इसको इवोलुएट करते हैं। जब आपके पास माइनस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स किसी एक्सप्रेशन में, किसी इक्वेशन में यूज हुए हैं, तो उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस किसका हाईएस्ट है ये देखना पड़ेगा आपको। तो हमने कल देखा था कि हमारे पास सबसे पहले प्लस माइनस होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं। ऑर्डर जिसका है सबसे हाईएस्ट, दूसरे नंबर पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस होते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास प्लस और माइनस होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इन दोनों में किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की है। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले परफॉर्म होगी, ठीक है। तो 14.84 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 में से ये 7 मल्टीप्लाई बाई 3 फर्स्ट इवालुएट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये क्या आता है, 7 3s are 21। तो 14.84 माइनस 21, क्योंकि माइनस 21 जो है वो एक बिगर वैल्यू है देन 14.84। तो ये क्या हो जाएगी, हमारा रिजल्ट जो होगा वो माइनस में होगा। तो 14 जब 21 से माइनस हो जाता है तो क्या आता है, 7.84, और साइन हमारे पास लगेगा माइनस, क्योंकि बिगर वैल्यू के साथ साइन जो है वो माइनस है, ठीक है। तो इस तरह हमने ये इवोलुएट किया और हमारे पास ई की वैल्यू आ गई -7.84। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट एफ है, तो वो ई को प्रिंट कर रहा है। स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन से, न्यू लाइन से, ई इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, ई इज इक्वल टू परसेंट एफ ई, यानी ई की वैल्यू में जो ई में जो कुछ भी वैल्यू है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर चेक करके यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो वो क्या करेगा, -7.84 हमारे स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, जो ई की वैल्यू है, ठीक है।
अभी ये यहाँ तक हमने आउटपुट निकाला। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि f इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई होल। ये a प्लस बी होल है डिवाइड बाई 2, यानी f जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, अभी उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि f की क्या वैल्यू है। f की वैल्यू है a को b के साथ प्लस करो, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या है 14.84 और b की वैल्यू 7 है। तो 14.84 प्लस 7 होल डिवाइड बाय 2। तो 14.84 प्लस 7 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आता है? 2 1 2 10.5। ठीक है, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट वैल्यू ये चेक करके इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये %f, और f की वैल्यू हमारे पास फ्लोट वैल्यू आ गई 10.5। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। /n का मतलब है न्यू लाइन से स्टार्ट करो, तो न्यू लाइन से लिखेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है f इज इक्वल टू, तो ये क्या करेगा? f स्मॉल f इज इक्वल टू 10.5 और नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम को ख़त्म कर देता है। तो ये हमारा आउटपुट निकल आता है। ये विद इन माइक्रो सेकेंड्स, यानी जो ही आप प्रोग्राम रन कर लेते हो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया, लेकिन कंप्यूटर तो बहुत फास्ट है और वो अपना काम सेकेंड्स में करता है। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रोग्राम्स आपको दिए जा सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है, तो वो आप लिखें। तो इसको इस तरह आप इवॉल्यूएट करेंगे, इसको इस तरह चेक करेंगे और कि कौन सा स्टेटमेंट यूज़ हुआ है और किस फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज़ हुआ है, उसका काम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन का क्या काम होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा आउटपुट निकल आया। अच्छा, अभी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में, इनको देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ बेसिक एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड। देखा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि बेसिक और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में लिखो कि वो किस तरह यूज़ होते हैं। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर की दो टाइप्स हैं। एक बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, जो कि हम किसी भी एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। a इज इक्वल टू b प्लस c, या कोई भी इस तरह का इक्वेशन हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि b और c दोनों पहले एवालुएट हो जाएंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आ जाती है, रिजल्ट जो होता है वो असाइन हो जाती है इस वेरिएबल को। ठीक है, तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और ये सिंगल इक्वल साइन जो है, ये क्या है? ये हमारे पास बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जबकि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास जो होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर को के साथ इक्वल साइन लगा लेते हैं। प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर है, और मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये कैसे यूज़ हो रहे हैं, इसकी एग्जांपल आपको देनी पड़ेगी, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये किस तरह वैल्यूज़ असाइन करती है, और इनकी एक एक की आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि ये क्या चीज़ें हैं, और इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, और ये कैसे यूज़ होता है।
तो ये कैसे यूज होता है, ये आपको बताया गया था कि अगर a इज इक्वल टू a प्लस 1 आपने कहा, इस तरह का एक इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों a कॉमन है, यही a की वैल्यू जो पहले a की वैल्यू है उसमें से एक जमा करो, यानी एक इंक्रीज करो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक इंक्रीज करना है तो इसको a प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, शॉर्ट कर दिया हमने, ठीक है। यानी इसी इक्वेशन को हमने शॉर्ट करके ऐसे लिखा, तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। लेकिन तीसरी ऑप्शन भी है हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की, वो भी यही काम करेगा, a प्लस इक्वल क्या जमा हुआ है 1, एक इंक्रीज किया है, ठीक है। तो ये इस तरह यूज होते हैं, ये तीनों चीजें जो हैं, ये तीनों एक्सप्रेशन जो हैं ये सेम हैं, सेम रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती है। तो ये तीनों रिजल्ट्स, ये तीनों जो इक्वेशंस हैं हमारे पास ये सेम है। तो इसी तरह आपने बताना है कि ये क्या है, ये ऑपरेटर किस काम के लिए यूज होता है, और सारे ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करके आपने बताना है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास 5 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं और वो कैसे यूज होते हैं, और साथ में बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर को भी डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन आप जितना भी ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो तो उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। ये भी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं और सीखे हैं कि किस तरह ये ऑपरेटर्स काम करते हैं और इसमें क्या क्या है। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स गिवन हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स किसी दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, उनको कंपेयर करने के लिए इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे आप कोई कंडीशन में लिखते हो कि a इज इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हमारे पास बुलियन रिजल्ट देती है। बुलियन रिजल्ट का मतलब दो में से एक रिजल्ट होता है, या तो इसका ट्रू होता है या फॉल्स रिजल्ट आता है। तो बुलियन रिजल्ट में ये तब ट्रू होगा जब a की वैल्यू जो कुछ भी होगी वो 5 के बराबर होनी चाहिए, तब ये ट्रू होता है। और अगर a की वैल्यू 5 के बराबर नहीं हो तो ये फॉल्स रिजल्ट देता है हमें, ठीक है। तो इस तरह की कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान में कि ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमें रिजल्ट किस चीज़ में देती है, बुलियन में। बुलियन का मतलब यानी फॉल्स या ट्रू में रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरह हर एक ऑपरेटर, इसमें 6 ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो सारे 6 के 6 आपने इसमें डिफाइन करने हैं, एग्जाम्पल देने हैं, डिस्क्राइब करने हैं, तो ये आप इसके फुल मार्क्स के ले सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स नेक्स्ट ऑपरेटर है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स हैं। एक को बोलते हैं लॉजिकल एंड, जिसमें इस तरह 2 एम्परसेंट साइन यूज होते हैं, लॉजिकल एंड, और लॉजिकल आर, जिसमें ये 2 पाइपलाइन यूज होते हैं, और लॉजिकल नॉट, ये वाला साइन, एक्सक्लेमेशन जो साइन होता है, ठीक है।
तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स किस मकसद के लिए यूज होते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका काम क्या है, ये आपने बताना है कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड किस काम के लिए यूज करते हैं और किस काम के लिए यूज करते हैं, नॉट किस काम के लिए यूज करते हैं। तो ये जब हमारे पास सिचुएशन इस तरह बन जाती है कि मोर देन वन कंडीशंस को हम उनके बेस पर हम कुछ डिसीजन लेते हैं, तो आवाज नहीं आ रही आपको अयान? सर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के सामने जो दो एंड और दो पाइपलाइन और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सर इसके फंक्शंस ही हैं, सिंबल्स इसके? ये इनके सिंबल्स हैं, यानी इस तरह लिखते हैं, ये निशान है, ठीक है। और इनके फंक्शंस हमने ऑलरेडी टॉपिक में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं यस सर। रिवाइज करता हूँ कि एंड किस लिए यूज होता है। अभी आपके पास दो इस तरह के कंडीशंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सपोज करें कि हम कहते हैं कि अगर मार्क्स आर लेस देन आर इक्वल टू क्या कह सकते हैं, मार्क्स अगर हमारे पास greater than or equal to 33 और दूसरी कंडीशन है हमारे पास मार्क्स are less than or equal to 40, ये दूसरी कंडीशन है। दो कंडीशंस है हमारे पास। एक में हम बोलते हैं कि मार्क्स 33 से ज़्यादा हो या बराबर हो, लेकिन दूसरी कंडीशन भी हम उसको उसके साथ मिलाना चाहते हैं और कहते हैं कि मार्क्स 40 हो या 40 से कम हो। तो 40 और 40 से कम और 33 और 33 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि 33 से लेकर 40 तक। तो ये आपने एक कंडीशन बनानी है इसको। तो एक कंडीशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको इसके बीच में एंड ऑपरेटर हम यूज कर लेते हैं। तो एंड का मतलब है कि दिस वन एंड दिस वन बोथ हैव टू बी अप्लाइड, ठीक है। दोनों कंडीशंस आपने अप्लाई करने हैं। तो एंड का मतलब है, आप जनरली बातों में भी आप इस तरह यूज करते हो कि ये काम और वो काम, या ये बंदा और ये बंदा, यानी और का मतलब है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आप और का लॉजिकल साइन यूज कर रहे हो, लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी आपने लेनी है और ये कंडीशन भी आपने लेनी है। तो इसमें अगर कोई एक भी कंडीशन गलत हुई तो आपका ये पूरा का पूरा कंडीशन गलत हो जाएगा। अभी हमारे पास मार्क्स अगर हम यूज करते हैं और उसकी वैल्यू है 32, तो अगर 32 है तो देखो इसमें इस कंडीशन पर पूरा उतरता है ये बात। ये जो है, ये देखो, मार्क्स इज ग्रेटर देन, हमने कहा कि 33 से ज्यादा होनी चाहिए या 33 के बराबर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन गलत हो गई। और दूसरी देखो, तो मार्क्स इज लेस आर इक्वल टू 40, तो हम कहते हैं कि 40 से कम होनी चाहिए। 40 से कम, तो ये तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है।
तो एक भी गलत हो गया तो हमारा वो जो कंडीशन का मकसद है कि हमने इसी के बेस पे काम करना है, वो हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो एंड का मतलब है कि दोनों आपने लेने हैं। ठीक है, अभी दूसरी जो ऑपरेटर है आर, तो अगर हम ये इस एंड की जगह पे और यूज करें तो आर का मतलब होता है या तुम ये ले लो या ये ले लो, इन दोनों में से कोई एक भी सही हो तो आपका कंडीशन सही होगा। समझ आ रही है? या का मतलब है दोनों में से एक, यानी आप दोनों में से अगर एक सही हो जाए तो आपका कंडीशन सही होगा। अभी 32 को अप्लाई करें तो मार्क्स आर ग्रेटर आर इक्वल टू 33, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि 32 जो है वो ग्रेटर भी नहीं है और 33 के इक्वल भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, तो मार्क्स आर लेस आर इक्वल टू 40, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है, तो ये सही हो गया। तो इसमें हमारा ये कंडीशन क्या हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ये ट्रू प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड में हमें 32 के लिए फॉल्स प्रोवाइड कर रहा था और अभी और में जो है वो हमें ट्रू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर एंड और आर का यूसेज है, इनका फंक्शंस होता है कि किस तरह हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और किस मकसद के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा नॉट जो ऑपरेटर है, तो नॉट हमारी सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है। अगर हम बोलते हैं कि नॉट जीरो, तो नॉट का मतलब है निगेट करना, अपोजिट बनाना, इसको इसकी नफी करना। तो नॉट जीरो का मतलब है हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अगर हम बोलते हैं नॉट 1, तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी उसकी ऑपोजिट वैल्यू आपको देता है। ठीक है, नॉट का मतलब है ये नहीं इसका अपोजिट। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। हम अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स, तो इन ऑपरेटर्स को एक एक करके आपने इनकी फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है, लिखना है कि किस तरह ये काम करता है, इसकी एग्जांपल्स किस तरह देनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ये क्या चीज़ है, किस तरह यूज़ होता है, किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास ये पार्ट है कंडीशनल ऑपरेटर, इसके बारे में भी आपने फंक्शंस इसकी डिस्क्राइब करनी है। तो कंडीशनल ऑपरेटर हमने देखा था कि कंडीशनल ऑपरेटर हम कोई इस तरह यूज़ करते हैं कि कोई कंडीशन a इज़ लेस देन 5, कंडीशनल ऑपरेटर इस तरह तरीका है उसका। अगर a 5 से छोटा है तो आपने क्या करना है, आपने 5 + 5 करना है। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अगर a 5 से छोटा नहीं है यानी कंडीशन गलत हो गई, तो फिर आपने 5 × 5 करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, फर्ज करें ये हमारा एक वेरिएबल, इसको असाइन हो रहा है k को। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी a की वैल्यू अगर 5 से कम है, यानी 4 है, 3 है, 2 है या 1 है, तो ये ट्रू हो जाती है ये कंडीशन। तो जब ट्रू हो जाती है तो आपने फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट करना है। तो k की वैल्यू हमारे पास अगर ये ट्रू है तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 10, 5 + 5 = 10। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी अगर a की वैल्यू 5 से छोटी नहीं है, मतलब 5 है या 6 है या 7 है या 8 है या इससे बड़ी है, तो वो कंडीशन हमारी फॉल्स कर देता है। और जब फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो ये वाला एक्सप्रेशन इवालुएट नहीं होगा और नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन इवालुएट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या आ सकती है, 5 5s are 25। ठीक है,
तो ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है, कंडीशन के बेस पर डिसाइड होता है कि कौन सा एक्सप्रेशन हमने करना है, पहला वाला या दूसरा वाला। पहला वाला एक्सप्रेशन तब इवालुएट होगा जब कंडीशन ट्रू होती है, और दूसरा वाला एक्सप्रेशन तब इवालुएट होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में था। कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में आपने उनका फंक्शन लिखना है कि ये किस तरह काम करता है। कंडीशन ऑपरेटर का फंक्शन यही है कि कंडीशन के बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा एक्सप्रेशन हमने इवॉल्यूएट करना है। ठीक है, और उसको यूज करके आपने उसको उसकी एग्जांपल देनी है। अगर वो प्रोग्राम याद हो आपको, तो प्रोग्राम लिखने से आपको सॉलिड मार्क्स मिलते हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 numbers and prints their sum, product and average, reads the length width of a rectangle and print its area। तो ये चारों प्रोग्राम्स हैं कि किस तरह हमने प्रोग्राम्स लिखने हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हम प्रोग्राम्स को किस तरह, क्वेश्चन इस तरह आते हैं और इसको कैसे प्रोग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आज मौजूद है अब्बास खटक।